Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Way. Dear students, today we are going to discuss about the next one topic of electrodynamics, which is Maxwell's equation in matter. तो Maxwell's equations पर हमारा ये तीसरा लेक्चर है. सो कीप इन माइंड हमने दो लेक्चर्स में डिस्कस किया था Maxwell's equation के हवाले से. तो पहला जो लेक्चर था, पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी, ये डिस्कशन की थी जो मैक्सवेल से पहले काम हो चुका था, जो चार इक्वेशंस गिवन थी हमारे पास. एक डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक इक्वेशन ये थी जिसको हम कहते हैं गॉस लॉ. दूसरी इक्वेशन ये थी कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0, जिसको हम कहते हैं नोन है, इसका नाम अननोन है ये. और तीसरी हमारे पास ये थी कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस में डावा बी अपॉन डावा टी, जिसको हम कहते हैं फैराडे लॉ. और जो लास्ट और फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास वो एम्पियर्स लॉ, वो थी कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. तो ये चार इक्वेशंस, ये सारा काम मैक्सवेल से पहले हो चुका था. ये सारा काम, ये सारी चार इक्वेशंस ये मैक्सवेल से पहले आ चुकी थी. तो मैक्सवेल ने जब अपना कदम रखा इस फील्ड में, तो मैक्सवेल ने एक चीज ली, कांसेप्ट लिया, एक लाइन ली, उस कांसेप्ट को अप्लाई किया इन चीजों पर कि क्या ये इनको सेटिस्फाई करती हैं. वो क्या कांसेप्ट था? मैक्सवेल ने कहा कि जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है, जो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है वो हमेशा जीरो के क्यों होता है. तो इसने देखा इन इक्वेशंस को अप्लाई करके, तो कहीं पर ये सेटिस्फाई हो रहा था, कहीं पर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कुछ डिफेक्ट आ रहा था, वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन की नीड थी एम्पियर्स लॉ में. तो मैक्सवेल ने उनको मॉडिफाई किया. तो मैक्सवेल ने उनको मॉडिफाई किया तो एम्पियर्स लॉ में उसने डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया. किस तरह ऐड किया था वो सारा मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, दैट्स नो नीड ऑफ रिपीटेशन. तो वहां क्या हुआ एक्चुअली, तो म्यू नॉट जे तो था हमारे पास एम्पियर्स लॉ पहले फर्स्ट सिस्टम में मैक्सवेल से पहले. जब मैक्सवेल ने काम किया तो उसने एक टर्म ऐड किया जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट हो चुका है. तो वहां पर वो हमारे पास मॉडिफाइड इक्वेशन आ चुकी थी जिसको हम कह रहे थे एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन. उसको हमने कहा दिस एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन. तो ये चीज हमें मिल चुकी थी. मगर यहाँ पर जो एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन है, उस करेक्शन में भी मॉडिफिकेशन है. जिस तरह चक्कर में चक्कर होता है, फिर उसी चक्कर में भी चक्कर होता है. तो यहाँ पर जो एम्पियर्स लॉ ने पहले काम में जो मॉडिफिकेशन की थी, जिसको कहा एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन. फिर जो तीसरा लेक्चर है इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली उस मॉडिफाइड फॉर्म में जिसको हम कहते हैं एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, उस मॉडिफाइड फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन होगी, उस फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन होगी. तो यहाँ पर ये चीज डिस्कस करेंगे किस तरह. ओके, किस तरह कॉन्सेप्ट शुरू होता है. एक्चुअली हमारे पास कोई मटेरियल है, हम किसी मटेरियल को प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक पोलराइजेशन में. कीप इन माइंड आई एम गोइंग टू फोकस ऑन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक पोलराइजेशन. तो हमने किसी मटेरियल को प्लेस किया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोलराइजेशन में. जब हम उसको प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोलराइजेशन में, तो उसमें बाउंड चार्ज और बाउंड करंट प्रोड्यूस होता है. उसमें बाउंड चार्ज और बाउंड करंट प्रोड्यूस होता है. किस तरह, सपोज करेंगे हमारे पास कोई मटेरियल है, दिस द मटेरियल, हमने इसको प्लेस किया है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में और मैग्नेटिक पोलराइजेशन में. तो जब हम इसको प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पोलराइजेशन में, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस होता है एक हमारे पास चार्ज. इसमें क्या पैदा होती है, बाउंड चार्ज पैदा होती है जिसको हम कहते हैं रोबी. और दूसरी पॉइंट हमारे पास पैदा होता है बाउंड करंट, जिसको हम शो करते हैं जेबी के साथ, जिसको हम शो करते हैं जेबी के साथ. तो हमारे पास दो मैकेनिज्म्स यहाँ पर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक पोलराइजेशन. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसी एक को प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक पोलराइजेशन किसी एक चीज और रिमेन को प्रोड्यूस करेगा. अब कौन सा प्रोसेस किसको क्रिएट करता है, किस क्वांटिटी को प्रोड्यूस करता है, अब इस पर फोकस करते हैं. हमारे पास ये होती है चार्ज, बाउंड चार्ज बराबर होती है माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी, माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी. तो हमारे पास जो बाउंड चार्ज होती है ये पैदा होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. और हमारे पास जो जे भी है, दिस इज प्रोड्यूस सेम लाइक दिस वन. इसी तरह जो जे भी है, दिस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक पोलराइजेशन. ये मैग्नेटिक पोलराइजेशन की वजह से पैदा होती है. तो जे भी हम लिखते हैं कर्ल ऑफ एम, कर्ल ऑफ एम. सो हम कहेंगे बाउंड चार्ज इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन इज कॉज ऑफ बाउंड चार्ज. पोलराइजेशन इज सोर्स ऑफ बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड बाउंड करंट इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन. एंड यहाँ इस तरह भी कह सकते हैं कि बाउंड करंट इज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पोलराइजेशन. या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि मैग्नेटिक पोलराइजेशन इज एक्चुअली कॉज ऑफ बाउंड करंट. बाउंड करंट को जो प्रोड्यूस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है हमारे पास, वो है मैग्नेटिक पोलराइजेशन. और जो बाउंड चार्ज है उसको पैदा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो है पोलराइजेशन. तो हम कह सकते हैं कि दिस जेबी बाउंड करंट इज डिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड बाउंड चार्ज इज डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. बाउंड करंट इज डिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक पोलराइजेशन एंड बाउंड चार्ज इज डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. तो जब ये चीजें क्रिएट होती हैं तो यहाँ पर एक इशू होता है. जब ये चीजें इसमें क्रिएट हुई हैं, इस फिनोमेना में ये चीजें जब डेवलप हुई हैं, तो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, टफ हो जाता है. ताकि हम जो प्रीवियस हमारे पास मॉडिफाइड फोर इक्वेशन है उनको यहाँ पर यूज करें, तो यहाँ पर हम इनको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन भी है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी है, मैग्नेटिक पोलराइजेशन भी है, रोबी भी है और जेबी भी है. तो हम इस वक्त इन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते. जब डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, इसको रिफॉर्मुलेट करेंगे. जो हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन इनको क्या करेंगे, इनको रिफॉर्मुलेट करेंगे ताकि हमारा इशू सॉल्व हो सके, ओके. तो हमारे पास ये चीजें, सपोज करें हमारे पास एक मटेरियल है, देयर इज अ मटेरियल, यहाँ पर पोलराइजेशन हो रही है. सपोज करें मैं इस पी को अपनी राइट पर शिफ्ट करता हूँ. जब मैं इस पी को अपनी राइट पर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पर बाउंड चार्ज प्रोड्यूस होगी, बाउंड चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी. जब मैं इस पी को अपने राइट पर थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगी. सपोज करें राइट पर आया तो यहाँ पर पॉजिटिव बनी बाउंड चार्ज डेंसिटी. और जितनी यहाँ पर पॉजिटिव बनती जाएंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए
तो यहाँ पर उतनी इसके वेक्यूम में नेगेटिव चार्जेस बनेंगे, जिसको हम कहेंगे सिग्मा वी। अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 हो जाएंगे। अगर ये 3 बनती हैं बाउंड चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, तो यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी नेगेटिव भी 3 बनेंगे फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से। एक पॉइंट ये, इस पी को शिफ्ट करने से क्या होता है, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्रिएट होती है। और दूसरी पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इन चार्जेस के क्रिएट होने की वजह से, इन चार्जेस की क्रिएट होने की, इन चार्ज डेंसिटी के क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक नेट करंट प्रोड्यूस होगा। उस नेट करंट को कहते हैं जेपी। उस नेट करंट को क्या कहते हैं, उस नेट करंट को कहते हैं दिस इज जेपी, जिसको हम कहते हैं दिस इज अ पोलराइजेशन करंट, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन करंट। तो एक बात ये माननी चाहिए कि पोलराइजेशन करंट पैदा क्यों होता है, जब हम इस पी को अपनी राइट पर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है। तो चार्ज डेंसिटी क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक नेट करंट प्रोड्यूस होगा। उस नेट करंट को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन करंट, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन करंट। और कीप इन माइंड दिस इज आल्सो रीजन, जब हम इस पोलराइजेशन को लीनियर मोशन में मूव करवाते हैं, कीप इन माइंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर मोशन, जब हम इस पोलराइजेशन को लीनियर मोशन में मूव कराते हैं तो उस केस में इस पोलराइजेशन की चेंज होने की वजह से यहाँ पर ये जेपी पैदा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली पोलराइजेशन करंट। तो हमें ये पोलराइजेशन करंट भी मालूम करना है किसके इक्वल है, ये पोलराइजेशन करंट किस चीज के इक्वल है। तो हमने ये ऐसा केस पहले पढ़ा था, इस पर मेरी वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जिसमें हमने पढ़ा था फोर्स के वाले से पढ़ा था कि फोर्स ऑन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फोर्स ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस तरह से कुछ हमने कॉन्सेप्ट लिए थे। तो इस 3 डायमेंशनल सिस्टम की ये जो एरिया है दिस एक्चुअली परपेंडिकुलर, दिस एक्चुअली परपेंडिकुलर। तो हमें इसकी चाहिए कि व्हाट्स एक्चुअली जेपी, ये जेपी पोलराइजेशन करंट किस चीज के इक्वल है। इसके काज तो मैंने बता दिया, क्या है काज, इसका काज है लीनियर मोशन ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन, काज ऑफ जेपी एक्चुअली लीनियर मोशन ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन लीनियर मोशन में चेंज हो रही है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होती है। तो इन चार्ज डेंसिटीज क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर एक नेट करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर एक नेट करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट। ओके, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब हमें इस पोलराइजेशन करंट की वैल्यू चाहिए कि ये वाकई पोलराइजेशन पर डिपेंडेंट है या नहीं, ये जेपी पोलराइजेशन करंट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज़ ऑफ दिस पोलराइजेशन। अब हम इस चीज को प्रूफ करेंगे वाकई ये चीज इस पर डिपेंडेंट है या नहीं, एक ये चीज प्रूफ करेंगे। ओके, तो हमने ये चीज पढ़ी है कि हमारे पास जो चार्ज होती है, चार्ज ये बराबर होती है नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी नेट चार्ज डेंसिटी बराबर होती है, वो बराबर होती है रो बी प्लस में रो एफ। हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होती है वो किसके इक्वल होती है, रो बी प्लस में रो एफ। दिस इज बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज फ्री चार्ज डेंसिटी, दिस इज बाउंड चार्ज डेंसिटी एंड दिस फ्री चार्ज डेंसिटी। तो बाउंड चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी, ये इसके इक्वल है। तो हम इस जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, रो इज इक्वल माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी प्लस में रो एफ। अगर हम इस रो एफ को मालूम करना चाहें, अगर हम इस रो एफ को मालूम करना चाहें, हम इसको थोड़ा रिवर्स करके लिखते हैं इस तरह कि रो एफ पॉजिटिव है और ये माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी ये नेगेटिव है, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू इसका, एक ये चीज। और दूसरी पॉइंट, यहाँ पर जो नेट करंट है, टोटल करंट, यहाँ पर 3 टाइप की करंट है, एक हमारे पास है बाउंड करंट, एक होता है फ्री करंट, और तीसरा हमारे पास कौन सा है, पोलराइजेशन करंट। यहाँ पर 3 टाइप्स के करंट प्रोड्यूस होते हैं, एक हमारे पास होता है बाउंड करंट, एक हमारे पास होता है फ्री करंट, बाउंड फ्री करंट, और तीसरा हमारे पास होता है पोलराइजेशन करंट। तो हम इसको लिखते हैं कि जे बी, इसको हम लिखेंगे जे बी जे एफ प्लस में जे पी, इस तरह लिखेंगे। सो हियर इज आल्सो दिस इक्वेशन शोस देयर आर 2 प्रोसेस, यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं। आपको मैंने बताया जो बाउंड करंट का काज है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। जो बाउंड करंट है किसका इफेक्ट है, दिस इफेक्ट ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन, इस मैग्नेटाइजेशन का ये इफेक्ट है। तो इस चीज का ये साबित हुआ, इस चीज से ये मालूम हुआ कि हमारे पास ये पैदा होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये पैदा हुआ हमारे पास मैग्नेटाइजेशन की वजह से, जिसको कहते हैं करंट ऑफ लाइट। और ये जो फ्री है, फ्री करंट, दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्स, ये किसी सोर्स से भी पैदा हो सकता है। और जो हमारे पास जेपी है, ये पैदा होता है किस चीज की वजह से, दिस इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो यहाँ पर 2 प्रोसेस हो रहे हैं सेम टाइम पर, एक हो रहा है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन, एक हो रही है हमारे पास मैग्नेटिक पोलराइजेशन, एक हो रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो 2 मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, तो 2 मैकेनिज्म्स की वजह से यहाँ पर 3 करंट पैदा हुए। सो दिस इज अ मॉडिफाइड थिंग, ये जेपी हमारे पास एक मॉडिफाइड चीज है। ओके, तो ये हमारे पास न्यू करंट आया है, तो आई थिंक इसको कीजिएगा। ओके, तो इसको थोड़ा हम फोकस करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम इस पर आते हैं, इस जेपी का वैल्यू मालूम करें कि ये जेपी जो है हमारे पास किस चीज के इक्वल है, ये जो पोलराइजेशन करंट है ये किसके इक्वल है। ओके, अब इस जेपी का वैल्यू मालूम करते हैं। इस पर ये कि हमारे पास जो डी है ये बराबर होता है डावा बाउंड चार्ज डेंसिटी अपॉन में डी टी इंटू डी ए परपेंडिकुलर, हमने ये चीज पढ़ी। ओके, तो यहाँ पर जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है रो बी सिग्मा बी, ये जो बाउंड चार्ज डेंसिटी है इसका काज क्या है, इसका काज है पोलराइजेशन। हमने ये चीज पढ़ी कि जो हमारे पास रो बी है इसको हम लिखते हैं दिस इक्वल टू माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी, इसके इक्वल।
तो इसका काज क्या है एक्चुअली, इसका काज है पोलराइजेशन P। तो हम लिख सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू डावा P अपॉन डावा T इंटू डी ए। परपेंडिकुलर, सिंपल बात है, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं है, बिल्कुल मैंने सादी सी बात की है कि इसका जो काज है क्या है, पोलराइजेशन है। आप इसको यहाँ सिग्मा लिख लें, कोई इशू नहीं है। चार्ज डेंसिटी, बाउंड चार्ज डेंसिटी, इसका काज क्या है, पोलराइजेशन है। तो मैंने इसकी जगह पर पोलराइजेशन रखा और डी ए परपेंडिकुलर सेम रखा है, ये चीज मैंने सेम रखी है। अब हम इस वैल्यू, इसका वैल्यू चाहिए, ये डी आई किसके इक्वल है, ये डी आई किसके इक्वल। हमने ये चीज पढ़ी है डी आई के हवाले से, हमने ये चीज पढ़ी है कि जे हमारे पास होता है, दिस जे इज इक्वल टू, हमने ये चीज पढ़ी है जे इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, डी ए परपेंडिकुलर, डी आई अपॉन डी ए परपेंडिकुलर, ये बराबर होता है करंट डेंसिटी के। अगर हम डी आई मालूम करना चाहें तो ये हो जाएगा जे डी ए परपेंडिकुलर, डी आई इक्वल जे डी ए परपेंडिकुलर। तो आप इस वैल्यू को इधर प्लेस करें, आप इस वैल्यू को इधर प्लेस करें इसकी जगह पर। तो डी ए किसके इक्वल है, जे डॉट डी ए परपेंडिकुलर डी पी अपॉन डी टी इंटू डी ए परपेंडिकुलर। तो डी ए परपेंडिकुलर विल बी कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचेगा कि हमारे पास जो जे होगा दिस विल बिकम्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। इसको हम लेते हैं दिस एक्चुअली पोलराइजेशन करंट। तो फाइनली ये चीज प्रूफ हो चुकी है, क्योंकि जो पोलराइजेशन करंट है, जो पोलराइजेशन करंट है, दिस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है हमारे पास जो पोलराइजेशन करंट है जेपी, दिस इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन फिनोमेना, इसकी वजह से ये पैदा हुआ है। ओके, अब हमारे पास जेपी का वैल्यू आ चुका है, डावा पी अपान में डावा टी। इसको अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं, मगर थोड़ी सी हम और मॉडिफिकेशन कर लेंगे इक्वेशंस में, देन आप विल डिस्कस मच मोर। ओके, अब क्या करें, इसको दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लें, इसका दोनों साइड आप डाइवर्जेंस ले लें। इस पार्ट को रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। अब क्या करें, हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको मायने में रखें। अब इस इक्वेशन का आप दोनों साइड डाइवर्जेंस लें। डाइवर्जेंस क्यों लेते हैं, ये भी हम चीज प्रूफ करें कि क्यों लेना चाहते हैं डाइवर्जेंस। यहाँ पर छोड़ दें इसको, हम यहाँ पर इसकी डाइवर्जेंस लेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, इस चीज को एक्चुअली वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लेकर आए इधर, पोलराइजेशन करंट इज इक्वल डावा पी अपान में डावा टी। अब क्या करें, इसको आप दोनों साइड डाइवर्जेंस लें, एक डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, इज इक्वल टू डाइवर्जेंस dp अपान dt। आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए, आपको ये चीज माइंड में होनी चाहिए कि हमारे पास p है, दिस p एक्चुअली, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करूं, डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन करंट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ p अपान dt। इसको मैंने रीअरेंज किया, डाइवर्जेंस ऑफ p डावा अपान में dt, ये सेम। कि हमारे पास ये चीज पड़ी थी कि जो बाउंड चार्ज डेंस होती है ये बराबर होती है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ p। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ p होती है ये बराबर होती है माइनस में सिग्मा b बाउंड चार्ज डेंसिटी। तो हम इसकी जगह पर ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, डावा अपन डावा टी, ये क्या है माइनस में सिग्मा, माइनस रख लिया और सिग्मा बी। तो अब ये वेरीफाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, अब ये वेरीफाई करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, इस वजह से हमने यहाँ पर इसका डाइवर्जेंस लिया है। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। तो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन किस चीज की हुई है, यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन हुई है इस जेपी करंट की हुई है। जेपी करंट हमारे लिए यहाँ पर एक न्यू थिंग है, एक न्यू टर्म था जिसको हमने डिस्कस किया है किस तरह पैदा होता है। ओके, इनको फोकस कर लें। अच्छा, ये पॉइंट नोट कर लें, दिस पोलराइजेशन करंट हैज नथिंग टू डू विथ बाउंड करंट, दिस पोलराइजेशन करंट हैज नथिंग टू डू विथ
बाउंड करंट, इसका बाउंड करंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बाउंड करंट है जेबी, जो बाउंड करंट डेंसिटी ये पैदा होती है मैग्नेटाइजेशन की वजह से। दिस बाउंड करंट डेंसिटी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बट दिस JP polarization current is produced because of polarization. So that's why we call this JP polarization current having nothing to do with बाउंड करंट। इसका जेपी का बाउंड करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बाउंड करंट का सोर्स है, जो काज है, जो रीजन है वो है मैग्नेटाइजेशन। मगर जेपी का जो पोलराइजेशन है, इसका काज क्या है, इसका सबब क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन एक दूसरे के एनालॉगस हैं, एक दूसरे के जस्ट एनालॉगस हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लिया। अब हम आते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशंस को। ये नोट कर लें, नोट कर लिया, ओके। सो अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि इसमें कौन सी मॉडिफिकेशंस आई। ये इसके दिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। इस तरफ है कि हमारे पास जो जे है, जे बराबर है किसके, जे बी जे एफ प्लस में जे पी। ये हमारे पास तीन टाइप्स की करंट अवेलेबल है। दिस इज बाउंड करंट, दिस फ्री करंट एंड दिस इज पोलराइज्ड करंट, यहाँ पोलराइजेशन करंट, ये पोलराइजेशन करंट है। जेबी बराबर होता है किसके, जेबी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एम। मतलब इसका जो काज है, इसका जो सबब है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। और जो जे एफ है, दिस इज फ्री, इट्स सोर्स कैन बी एनीथिंग, इसका कोई भी सोर्स हो सकता है। मगर जो जेपी है, इसका सोर्स क्या है हमारे पास, पोलराइजेशन है। तो यहाँ पर इस जेबी का जो सबब है, जो रीजन है, जो काज है, वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। मगर जेपी का क्या है, पोलराइजेशन है। तो इस चीज से ये मालूम हुआ कि ये जो जेपी है इसलिए पैदा हुआ, यहाँ पर पोलराइजेशन हो रही है और यहाँ पर सेम टाइम पर एटॉमिक ऑर्बिटल पर, एटॉमिक लेवल पर यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हो रही है, दोनों प्रयास हो रहे हैं, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं J इज इक्वल टू, जे भी किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एम। आप जे सेम रखें, जे सेम रखा, और जो जे बी है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एम। और हमने जेपी का भी वैल्यू मालूम किया कि जेपी किसके इक्वल है, जेपी इज इक्वल टू एक्चुअली डावा पी अपान में डावा टी। जो इसका काज है, इसका काज क्या है, इट्स काज इज एक्चुअली पोलराइजेशन, डावा पी अपान में डावा टी। तो हमें ये चीज मिल गई, ये चीज हमें मिल गई है। अब आप उस बात पर फोकस करें जो हमारे पास एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन था, अब उसमें मॉडिफिकेशन होगी। इस जे के वैल्यू को आप उधर प्लेस करें जिसमें हमने ये चीज मालूम की थी कि एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन। उस मैक्सवेल करेक्शन की जो इक्वेशन थी, आप उस इक्वेशन को लेकर आए। फिर इस इक्वेशन में जो म्यू नॉट जे प्लस में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, तो म्यू नॉट जे, ये जो जे आ रहा है उस जे पर ये सारा वैल्यू प्लेस कर दें, उस जे पर ये सारा वैल्यू प्लेस कर लें। तो हमारे पास मॉडिफिकेशन क्या थी, मॉडिफिकेशन हमारे पास ये थी कि कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन में डी टी। Once I'm going to repeat this most important concept. हमारे पास ये था कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन में dt। ये इसके इक्वल है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन है। जब हम इसको डील किया है किस मेटल के साथ, तो यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस हमारे पास पोलराइजेशन, एक हमारे पास है मैग्नेटाइजेशन, दो प्रोसेस है। तो दो प्रोसेस की वजह से जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, ये इसकी जो जे है, सॉरी चार्ज नहीं बल्कि करंट, ये जो इसकी करंट डेंसिटी ये चेंज हुई है। चेंज किस तरह हुई है, इस तरह हुई है, जे प्लस में कर्ल ऑफ एम प्लस में डावा पी अपन में डावा टी। अब क्या करेंगे, जो एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन है, जो हमारे पास एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन है, इस मैक्सवेल करेक्शन में फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। दैट इज एक्चुअली कांसेप्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर।
हमारे पास ये था एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन। इस मैक्सवेल करेक्शन में फर्दर मॉडिफिकेशन होगी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया चक्कर में चक्कर होता है, फिर उसी चक्कर में भी चक्कर होता है। यहाँ पर एक्चुअली यही चीज है, मॉडिफिकेशन हुई है पहले, उस मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन है। अब क्या करें, इस जे का वैल्यू इधर प्लेस करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच हैव टू गेट। ओके, तो लेकर आए इस पॉइंट को, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, आप रखें म्यू नॉट से, अब जे का वैल्यू क्या है, जे इज इक्वल टू जे एफ प्लस में कर्ल ऑफ एम। ओके, प्लस में कर्ल ऑफ एम, और हमारे पास क्या है, प्लस में डावा पी अपान में डावा टी। आपने ये जे का वैल्यू प्लेस किया, और हमारे पास ये आप सेम टर्म रख लेंगे, जो हमारे पास टर्म अवेलेबल है इसको आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको सेम रख लेंगे। इसको रिमूव कर लेता हूं। अब वैल्यू क्या, आप इस वैल्यू को लेकर आए, ये जो हमारे पास है करंट डिस्प्लेसमेंट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपान में डावा टी। ओके, तो हमारे पास ये सारी इक्वेशन आ गई है, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, ये नोट कर लें। अब क्या होगा, म्यू नॉट यहाँ पर भी, म्यू नॉट यहाँ पर भी, इसको कॉमन ले लें, आप इसको कॉमन ले सकते हैं कि कर्ल ऑफ डी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एफ प्लस में कर्ल ऑफ एम प्लस में डावा पी अपान में डावा टी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपान में डावा टी। सिंपल, वेरी इजी। अब ये म्यू नॉट यहाँ मल्टीप्लाई करता है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सो कर्ल ऑफ डी अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू जे एफ प्लस में कर्ल ऑफ एम प्लस में डावा पी अपॉन डावा टी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपॉन में डावा टी। हमारे पास ये टर्म आ गया। अब क्या करें, इस जो कर्ल ऑफ एम इसको आप शिफ्ट करें लेफ्ट साइड, तो हमारे पास ये हो जाएगा कर्ल ऑफ डी अपॉन म्यू नॉट माइनस में कर्ल ऑफ एम, माइनस में कर्ल ऑफ एम, तो हमारे पास रिमेनिंग बचा जे एफ प्लस में डावा पी अपान में डावा टी प्लस में एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपान में डावा टी। एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमारे पास यह आ गया, इसको आप फर्दर मॉडिफाई करें, फर्दर सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। इसको फर्दर मॉडिफाई करते हैं, इस इक्वेशन को लेकर आए इधर, यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन पर फोकस करें, यहाँ पर इस लेफ्ट साइड पर फोकस करें, यहाँ पर भी कर ले, यहाँ पर भी कर ले, आप कर्ल को कॉमन ले लें, आप कर्ल को कॉमन ले लें। अगर आप कर्ल को कॉमन लेते तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास रिमेनिंग बचेगा बी अपान म्यू नॉट माइनस में एम, बी अपान म्यू नॉट माइनस में एम, आपके पास ये चीज बचेगी। आप कर्ल को कॉमन ले लें, हमने इस कर्ल को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, बी अपान म्यू नॉट, या इसको इस तरह लिखते हैं, सेम ही है, माइनस में क्या है एम, माइनस में एम, ये इज इक्वल टू जे एफ सेम रखें, ये जे एफ हमने सेम रखा, प्लस में इस पर फोकस करें, डावा पी अपान डावा टी एफ सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डावा ई अपान डावा टी, तो यहाँ पर डावा अपान डावा टी कॉमन है, डावा अपान में डावा टी, यहाँ पर भी डावा अपान में डावा टी कॉमन है, तो आप डावा अपान डावा टी को कॉमन ले लें, हमने इसको यहाँ पर कॉमन ले लिया, डावा अपान डावा टी, तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ बची पी प्लस में क्या बचा एप्सिलॉन नॉट इंट ई, एप्सिलॉन नॉट इंट ई, हमारे पास ये चीजें बची। ओके, तो आपने ये चीज पहले पढ़ी है, बी अपान म्यू नॉट माइनस एम, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ऑक्सिलरी फील्ड, ये बराबर होता है ऑक्सिलरी फील्ड के बराबर होता है। इसके बेस पर हमने पहले वीडियो लेक्चर बना लिया, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये बराबर होता है एक्चुअली ऑक्सिलरी फील्ड के, जिसको हम शो करते हैं एच से, तो हम लिखेंगे कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू
जे एफ प्लस में डावा अपॉन डावा टी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, here is something special। यहाँ पर P प्लस एप्सिलॉन नॉट E ये बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। P प्लस में एप्सिलॉन नॉट इंटू E, पोलराइजेशन प्लस में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं किसके साथ, डी के साथ लिखते हैं, तो ये होगा डी। तो यहाँ पर जो कर्ल ऑफ एच आई हमारे पास वो क्या, ये जे एफ प्लस में डावा डी अपान में डावा टी। तो दिस एक्चुअली मॉडिफिकेशन, ये हमारे पास एक अच्छी सी मॉडिफिकेशन आई है। तो हमने जो पहले पढ़ा था, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, वो हमारे पास ये था कि कर्ल ऑफ जो ऑक्सिलरी फील्ड है ये बराबर होता है जे एफ के, ये बराबर होता है जस्ट जे एफ के, फ्री करंट डेंसिटी की वजह से होता है। मगर यहाँ पर ये टर्म एक ऐड हुआ, यहाँ पर एक टर्म ऐड हुआ, एक ये चीज हमें मिली एक्स्ट्रा, वन पॉइंट। अब फोकस करें कौन सी पॉइंट्स नहीं मिली, एक पॉइंट हमें ये मिली और दूसरी पॉइंट हमारे पास एक तीसरा करंट मिला था जिसको हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट। एक चीज हमारे पास ये आई, पोलराइजेशन करंट मिला इस कॉन्सेप्ट में, एक मिला हमारे पास, पहले हमारे पास ऑक्सिलरी फील्ड इसके इक्विवेलेंट फ्री करंट डेंसिटी है, मगर यहाँ पर एक एकदम एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। एक ये चीज मिली, इसमें ऐड हुई है, और दूसरी पॉइंट हमारे पास करंट था जे पी प्लस में जे एफ था, सॉरी जे बी प्लस में जे एफ था, पहले ये था, मगर यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा चीज मिली जिसको हम कहते हैं जेपी। ये दो चीजें मिली है, ओके। यहाँ पर ये मिला, ये टर्म एक्स्ट्रा मिला है, और यहाँ पर भी हमारे पास जेपी टर्म एक्स्ट्रा मिला है। ये इसकी मॉडिफिकेशन से हुए, ये इसका बेनिफिट हुआ है, ओके। तो ये बातें नोट कर लें, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इनके बेस पर किसी भी वजह से सवाल आ सकता है, प्रूफ पूछ सकता है सर कि इसको प्रूफ करें, ठीक है। मानो आपने ये चीज पढ़ी है कि जो कर्ल ऑफ एच है हमारे पास ये बराबर होती है जे एफ के, ये बराबर होती है हमारे पास जे एफ के बराबर होती है, मगर यहाँ पर एक टर्म मॉडिफाइड हुआ है। There is also modification in concepts of auxiliary field, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। अच्छा एक और रिमेनिंग बात है उसको डिस्कस कर लें, देन आफ्टर वी विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। तो इधर ही कर लेते हैं, कोशिश करते हैं। हमने ये चीज पढ़ी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, रो अपान में एफ थीटा नॉट, दिस इज टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये बराबर होती है हमारे पास रो बी प्लस में रो एफ अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा, इधर करेगा मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम्स इक्वल टू रो बी प्लस में रो एफ, रो बी प्लस में रो एफ। तो आपको बताया कि जो हमारे पास बाउंड करंट डेंसिटी का सोर्स होता है वो क्या होता है, पोलराइजेशन। तो यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं पोलराइजेशन, या इस स्टेप को मैं इधर से लिख लेता हूँ, इस स्टेप को इधर से लिख लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ पी इनटू एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो रो बी है ये बराबर होता है किसके, माइनस में डाइवर्जेंस ऑफ पी प्लस में रो एफ, ओके। तो ये माइनस का इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो रो एफ विल बिकम्स इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन नॉट प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ पी। तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस को आप कॉमन ले लें, हमने कॉमन ले लिया डाइवर्जेंस को, पर डाइवर्जेंस कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास E प्लस में एप्सिलॉन नॉट प्लस में P। तो मैंने आपको बताया ये बराबर है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट के, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो ये है इसका प्रूफ। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा डाइवर्जेंस ऑफ D आएगा, ये बराबर होता है D के इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के, ओके। तो ये मॉडिफिकेशंस थी इसमें।
तो ये पॉइंट्स नोट कर लें प्रॉपर वे से। तो हमारे पास इसकी 4 इक्वेशंस गिवन है। ये डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो एफ, इनको मैं कंबाइन करके लिख लेता हूँ, ये नोट कर ले। नोट कर लिया। तो इस पर ये वीडियो लेक्चर एंड हो चुका है। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, you are free to ask, you can comment me as soon as possible, I will try to respond you। ओके व्यूअर्स, ये नोट कर लें।